Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल ये खबर आई, कार में 7 लोगों की मौत। अब इसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है, एक सुसाइड नोट मिला जिसमें अब मौत की वजह पता चल रही। दरअसल आर्थिक कारण था, लेकिन 15 से 20 करोड़ रुपए का कर्ज। आखिर इतना कर्ज कैसे चढ़ गया, ये बताते हैं जो पूरा परिवार है, मित्तल परिवार। ये इनकी जो फैक्ट्री है वो बद्दी में थी, यानी हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप का इनका काम था। वो फैक्ट्री बंद हुई, लॉस हुआ। उसके बाद ये लोग काफ़ी वक्त पंचकुला में भी रहे हैं, देहरादून में भी रहे हैं, लेकिन आजकल पंचकुला साइड में ही रह रहे थे। अब इनकी जो कार मिली है उसमें इनकी लाशें मिली है। आजकल टैक्सी ड्राइवर था जो कभी स्क्रैप की जिसकी फैक्ट्री होती थी, 20 करोड़ रुपए उसके ऊपर कर्ज हो गया और आज वो टैक्सी चला रहा था। प्रवेश, देखिए थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाते हैं। जब ये परिवार के बारे में बताया, देखिए कौन लोग हैं? इनके परिवार में टोटल 7 लोग थे, जिसमें से इनकी 2 जुड़वा बेटी हैं 12 साल की, 14 साल का एक लड़का है, इनकी पत्नी है और इनके माता पिता। मैं नाम बताया, एक मिनट क्लियर कर देते हैं। देसराज मित्तल ने खुदकुशी की है, बिमला मित्तल ने की है, इनका बेटा है प्रवीण मित्तल, इनकी वाइफ है रीना मित्तल और 3 बच्चे हैं। और 3 बच्चे हैं। देखिए शुरुआत ऐसी होती है कि हिमाचल प्रदेश में ये अपना पहला फैक्ट्री डालते हैं स्क्रैप की। वो स्क्रैप की फैक्ट्री से इनको नुकसान ही होता है, नुकसान इतना ज़्यादा होता है जिसके बाद इनका बैंक मॉर्गेज बढ़ता जाता है। उसके लिए इनके 2 फ्लैट्स होते हैं, 2 घर होते हैं, 2 घर दोनों बैंक सीज कर लेती है। और इनके जो बाकी एसेट्स होते हैं जिन्होंने उनको बैंक से लोन लेने के लिए उन्होंने उस पर लोन लिया होता है, फैक्ट्री, तो ये तीनों चीज़ बैंक सीज कर लेती है। अब इसके बाद ये तुरंत देखिए, तुरंत ये मतलब वो हिमाचल से वहाँ नहीं, ये पंचकुला शिफ्ट होते हैं। पंचकुला में थोड़ा दिन रहते हैं। पंचकुला में भी इनके ना बहुत लोगों से बकाया बाकी थे। फिर ये पंचकुला से ये शिफ्ट हो जाते हैं देहरादून। और देखिए इतने लंबा समय हो जाता है, बहुत लंबा टाइम, 12 साल का समय हो जाता है। ये धीरे धीरे वहाँ टैक्सी चलाने लगते हैं, छोटे मोटे काम करने लगते हैं। ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक छोटा सा बिजनेस भी क्या है, उसमें एक गाड़ी रखते हैं और वो एक गाड़ी से ये लोकल टूरिस्ट को घुमाते हैं। अब क्या हुआ, चिराग जी वापस पंचकुला आते हैं। ये पंचकुला वापस आते हैं और ये जो कार से आते हैं, कार उनके एक दोस्त की होती है जो नेगी करके फैमिली है, वही उनके गंभीर सिंह नेगी, वही पास के थे। अब वो उसकी कार ये लेते हैं, उनके नाम पे फाइनेंस कराते हैं नेगी जी के नाम पे, और ये कार अपने पास रखते हैं। और उनके साथ किसी एनजीओ के सिलसिले में दोनों साथ में बातचीत भी चल रही होती है और किसी चीज़ को लेकर वो काम भी कर रहे होते हैं। अभी कहाँ लेके आते हैं पंचकुला, और पिछले कुछ दिनों से ये पंचकुला में ही रह रहे थे, क्या कह लीजिए कुछ महीनों से। और पंचकुला में क्योंकि पहले ये रह चुके हैं तो उनके लोग जानते थे। और ऐसा भी नहीं था, जो मैंने इनके भाई की बाइट सुनी, मतलब भतीजे की, वो कह रहे थे कि ऐसा भी नहीं था कि पंचकुला में 12 साल बाद आए तो लोग इनके पास पहुंच गए इनका पैसा मांगने के लिए, क्योंकि सबको पता था जो आदमी 12 साल तक पैसे नहीं दिया अब क्या पैसे देगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि एक और बात चीज़ है कि नोट जो लिखा गया उसमें पता चलेगा कि असली वजह क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी तक पुलिस बता नहीं रही। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ी चीज़ चौंका रही है, मित्तल परिवार जिनका स्क्रैप का बिजनेस, आप सोचिए हिमाचल के बद्दी में इनका बिजनेस था और उसके बाद 15 से 20 करोड़ रुपए कर्ज कैसे चढ़ गया इनके ऊपर, बिजनेस में लॉस कैसे हो गया, और लॉस होने के बाद इतना कर्ज कैसे चढ़ गया, ये कहानी थोड़ी अटपटी लग रही है। क्यों? क्योंकि कहानी भी बहुत लंबी है चिराग जी। देखिए उससे हुए भी बहुत टाइम पहले। अब उस कर्ज को तो ये चुका नहीं पाए, मुझे लग रहा है बैंक ने लोन वोन ले लिया, चलो बैंक ने इनका घर वर कब्जा कर लिया, ये रेंट पे रह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सेटल डाउन तो हो ही गए थे, मतलब इनकी स्थिति भरी ही खराब हो गई थी परिस्थिति, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब अपना गुजारा कर रहे थे अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूल में समझे नहीं, जो आदमी लेविश लाइफ जीने का शौकीन हो, जो लाइफ जी रहा हो, वो कब तक सहन करेगा, कब तक वो परिवार इस तरह से रहेगा। आप सोचिए पंचकुला में अगर रह रहे हैं किराए के मकान में, या ये कहीं की टैक्सी चला रहा है, जो सोचिए जो मालिक है मतलब स्क्रैप का, और उसके ऊपर 15 से 20 करोड़ रुपए अभी भी कर्जा था। और ये भी पता चला है कि 5 साल तक गायब हो गए थे, क्योंकि कर्जदार इनको ढूंढ रहे थे। 5 साल तक गायब हो गए थे, परिवार से भी टच में नहीं थे, किसी से भी टच में नहीं थे। लेकिन वही बात क्या चिराग जी कही जा रही है ना कि अगर इतना कुछ था, सब कुछ था, इस छोड़ छाड़ के वहाँ चले भी गए, लेकिन अब देहरादून में इनकी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। वहाँ ये नौकरी तो कर रहे थे, अपनी खुद की गाड़ी चला रहे थे, जो भी चला रहे थे। लेकिन आपको फेस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, आपको फेस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका एक फेस था, आप जब फेस था आपके पास पैसे थे, कर्ज आए, अब आप नॉर्मल हो गए तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मित्तल जी उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। आप एक और आपको जानकारी दे दूं, जब
इनकी फैक्ट्री डूब गई थी तो क्या क्या हुआ था? 2 फ्लैट, 1 फैक्ट्री और कुछ इनके जो व्हीकल्स थे उसको बैंक ने सीज कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद कर्जा नहीं उतरा था। कर्जा था 15 से 20 करोड़ का। बहुत ज़्यादा था कर्जा, तो बहुत ज़्यादा था, 15 से 20 करोड़ का। उसका ब्याज बढ़ रहा था, दिन पे दिन वो कर्जा बढ़ता जा रहा था। और उस कर्जे को लेकर इन्हें यही भी टेंशन थी कि कहीं ना कहीं जेल हो जाएगी, और इस बात को लेकर परिवार भी परेशान था। और ये लेकिन अपनी परेशानी ना किसी से शेयर नहीं कर रहे थे चिराग जी। लेकिन ना इन्होंने मरने से पहले प्रवीण मित्तल जब गाड़ी से उतरते हैं तो कुछ टाइम तक वो बात भी करते, 2 लड़के जो उन्हें बचाते, मतलब वो बेहोश हालत में होते हैं और वो कहते हैं कि किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी। और वहीं जो इनके परिचित लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने कभी दर्द दुख बताया ही नहीं हमें, हमसे बताया नहीं। अब ये बात साफ है कि चिराग जी, हेल्प, मॉनेटरी हेल्प तो बहुत कोई नहीं कर पाता। जब आपके ऊपर 15-20 करोड़ का हेल्प था, कोई क्या हेल्प कर पाएगा, क्योंकि वो तो आपका बर्डन है। लोग आपको सिंपैथी दे सकते हैं, एम्पैथी भी रख सकते हैं, आपकी जगह पे अपना दर्द रह के आपका दुख सुन सकते हैं, दुख में हेल्प कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग में कहा कि कोई आसपास आपके दुखी होगा तो उससे बात कीजिएगा, उससे समझिएगा। लेकिन जब बात आ जाती है ना कर्जे की, तब आदमी का दिमाग काम नहीं करता। मैंने बहुत बार ऐसे केसेस देखे। मैं बंगाल का केस याद है मुझे, फिर हमने भोपाल का केस देखा था, MP का केस। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और बताना आपको चाहूँगा। प्रवेश ने एक बात बोली कि अब क्या ज़रूरत थी सुसाइड करने की, अब तो काफ़ी वक्त बीत गया था। इसके पीछे वजह ये थी, जो मुझे समझ में आ रहा है प्रवेश, कहीं ना कहीं अभी भी कोई ना कोई परेशान कर रहा था, या इनको डर था कि कर्जदार इनको ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज़ का तो था, और उन्हें लगा होगा कि कर्ज नहीं भरूंगा तो मैं जेल जाऊंगा, और वो बात कहीं ना कहीं परेशान करेगी। लेकिन मुझे लगता है जब तक जो नोट है ना, नोट में क्या कुछ लिखा है तब तक सामने नहीं आता। और देखिए, मुझे नहीं लगता ये मास एक साथ सबने अपनी जान दी है। मुझे लगता है इट कैन बी, हाँ मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है इसमें, हाँ मुझे लगता है इसमें या तो मर्डर है, धोखे से मारा गया है, फिर बाद में अपनी जान दे दी है। तो ये वाला कंसेप्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो जुड़वा बच्चे, 12 साल के बच्चे और जो 14 साल के बच्चे, वो रेडी होंगे। और मुझे नहीं लगता कि उनके माँ बाप भी, जो बूढ़े माँ बाप है, वो भी इस चीज़ में राज़ी होंगे। बाई चांस ऐसा केसेस में होता है कि पति पत्नी राज़ी हो जाते हैं, लेकिन पूरा परिवार राज़ी नहीं होता है। हाँ, लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि मैंने बच्चों की जान इसलिए ले ली कि मेरे बाद उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती, उन्हें दुख झेलना पड़ता, इसलिए मैंने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। ये खबर भी निकल के आती है। लेकिन ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि आए दिन ऐसे खबरें आ रहे हैं। मतलब सोसाइटी के लिए मैसेज तो है, लेकिन एक मैसेज और भी है। जितनी चादर उतना पैर। आप बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, क्या है, कंपटीशन का ज़माना है, हर किसी को अमीर बनना है, हर किसी को लैविश लाइफ जीनी है। अब उसके लिए आपने फैक्ट्री डाली, खूब पैसा आपने उधार भी लिया, फैक्ट्री चली नहीं, अब आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपको पैसे तो वापस करने हैं। अब जब पैसे वापस करने हैं, प्रवेश ने बिल्कुल सही कहा, उसमें आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर आ जाता है ना कि आपको पैसे देने हैं। वो जो प्रेशर होता है वो झेलता नहीं है। फिर उसमें ये होता है कि भाई आप सोचिए, 15 से 20 करोड़ का कोई अगर डेप्थ आपके ऊपर हो जाए तो कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं है, ठीक ठाक बिजनेसमैन। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा। आप वही दूसरी तरफ देखिए, विजय माल्या जैसे लोग, हाँ, लेकिन विजय माल्या ने सारा पैसा वापस भी किया था। मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप उस स्थिति से बाहर निकल भी सकते हैं अगर, मतलब अगर आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत है तो मुझे लगता है आप अपने आसपास, आपके पास आइडिया, एग्जीक्यूशन है, आप किसी को पकड़िए, ट्राई कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर इन्हें जेल भी होती, बाई चांस जेल हो जाती, बाई चांस अगर इन्होंने कर्ज नहीं भरते, जेल भी होती, तो कितने साल की जेल होती, क्या होता? इससे इनका परिवार तो ठीक रहता है, शायद इनके बच्चे आगे पढ़ाई करते। एक आदमी ने जिसने लैविश लाइफ जियो, जिसने सोसाइटी का सोच के ना, तो वो अगर इस स्थिति में आ गया हो कि अब उसको टैक्सी चलानी पड़ रही हो, अब उसको अपने घर का गुजारा नहीं हो रहा हो, तो उसको प्रेशर अलग आ रहा हो, कई हो सकता है इनको कई अलग अलग। आप सोचिए, कोई आदमी 5 साल से गायब है परिवार, तो इसका मतलब तो यह है कि कर्जदार तो ढूंढ रहे होंगे कि भाई कहाँ चला गया। अब वो हर लोकेशन तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है जो अब ये परिस्थिति इसलिए बन गई क्योंकि अब कोई ना कोई कर्जदार इनको मिल गया, या वो उसने प्रेशर डालना शुरू कर दिया इनको। हाँ, ये बहुत सालों बाद देहरादून से जब ये पंचकुला गए, सुसाइड अगर करना हो तो उसी समय करते हैं जब 15-20 करोड़ का था। आज क्यों किया? ये पंचकुला से जब देहरादून से जब पंचकुला गए, मुझे लग रहा है वहाँ से वापस से इनके साथ कुछ नई चीज़ें हुई है, जिसके बाद ये प्रेशर में आ गए। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो एक ना सोसाइटी के भी डिलेमा में थे कि ना सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, इस बात को लेकर भी थे। इसीलिए वो देखो बहुत दूर जाके वो चला रहे थे टैक्सी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी परिस्थिति ख़राब होगी, लेकिन वो एक टाइम कम खाना खा लेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम करने को नहीं सोचेंगे। अगर कुछ भी, जैसे मैं देखा, एक शख्स मुझे मिला था, वो रहता गाज़ियाबाद में और चलाता था नोएडा में रैपिडो। तो मैंने उससे पूछा, भाई इतना दूर क्यों अपने पास? बोलता है नहीं यार, वहाँ पहचान वाले मिल जाएंगे। तो लोगों के अंदर ये भावना है कि सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचेगी, उन्हें कैसा जज करेगी। तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप अगर इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और 15 से 20 करोड़ का कर्जा आपके ऊपर हो गया है, तो सीधी सी बात है, आप बहुत मोटी गेम खेल रहे हैं।
या तो आपने उधार दे दिया है, या आपने रिस्क को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया बिजनेस के कि भाई अगर इसमें लॉस हो गया, क्योंकि आप लॉस भी सिचुएशन ना कभी भी बन सकती है। कोई भी आदमी ये सोच के बिजनेस नहीं करता कि वो लॉस में जाए, वो तो यही सोच के करता है प्रॉफिट में, लेकिन सिचुएशन कुछ भी बन जाती है, और सिचुएशन बनती है तो बहुत बार नुकसान भी होता है। बस वही चीज़ें, उस नुकसान से आपको ये सोचना है कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि जेल ही जाते ना, लेकिन बाकी परिवार तो रहता ना ठीक से। हाँ, बाकी परिवार रहता, बाकी परिवार अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढता, लेकिन आप कुछ साल बाद बाहर आते, 7 साल की सज़ा हो जाती, 8 साल की सज़ा हो जाती, 7 साल बाद बाहर आते ना, आपके पास फिर भी टाइम बचा है, आप फिर से नई शुरुआत कर सकते थे। लेकिन एक तरह से ये इजी मेथड जो सोचना है ना कि इजी मेथड है, वो सबसे ज़्यादा सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। लेकिन मुझे लगता है अपने आसपास हर कोई हंसता चेहरा हंसता भी नहीं हो सकता, उसे एक बार पूछना चाहिए कि आप किस मुसीबत में चल रहे हैं। क्या पता आइडियाज़ निकलते हैं चिराग जी, आइडियाज़ निकलते हैं। जब तक आप शेयर ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। और ये भी बात आ जाएगी कि जब पैसे की बात आएगी तो सब पीछे हट जाएंगे, लेकिन सिर्फ पैसा सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन आइडियाज़ भी होते हैं। आप शेयर तो कीजिए, लेकिन अगर किसी के ऊपर प्रवेश कहने वाली बात होती है, इतना बड़ा कर्जा आ जाए, वो क्या करेगा? वो अगर क्या करेगा? ये option या तो तरीका ये होना चाहिए कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उतनी चादर फैलाएं जितना आप कर सकते हैं, और आप लॉस भी बियर करने के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। प्रैक्टिकल चीज़ है ये, प्रिपेयर रहें, आपको पता हो कि भाई मुझे मैक्सिमम इस बिजनेस में इतना लॉस हो सकता है, सिंपल सी बात है, तो आप प्रिपेयर रहें। लेकिन कभी कभी डेस्टिनी ऐसी होती है कि कोई डिसाइड करके नहीं चलता कि क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है इस पे लोगों की राय बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई फंस रहा है तो ज़रूरी है कि उस आसपास के लोगों से काउंसलिंग करें, लोगों से समझे, बात करें कि और लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी बड़ा वो देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट देना पड़ेगा कि कोई किसी परेशानी में तो उसका मजाक ना बनाया जाए। नहीं, लेकिन एक चीज़ और भी है ना प्रवेश, एक चीज़ और भी है। आपने जब बिजनेस आप कर रहे हो, कैलकुलेशन भी कर रहे हो, तो ऐसे में ये बात अपने परिवार को तो पता होती है, लेकिन आप ये बात हर किसी को नहीं बता सकते। ये जानते हो क्योंकि आपको पता है मॉनेटरी फायदा तो आपको होना नहीं किसी से, कोई आपको पैसे से तो हेल्प नहीं करेगा, और कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं। पहली बात, एक मिनट, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हर कोई बंदा बिजनेस, एक मिनट, हर कोई बंदा बिजनेस में इसलिए ग्रो करना चाहता है। अगर उन्होंने मान लीजिए उधार लेकर बिजनेस किया या जो भी किया, उसका मकसद तो एक ही होगा ना कि तरक्की करनी है। मैं आपको एक इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अतिथि कब आओगे, आपने मूवी देखी थी, उसमें अजय देवगन के ऊपर कितना क्राइसिस होता है। देखिए वो लोगों से शेयर करता है, अपने जो उसके सो कॉल्ड अंकल होते जो आते हैं उनसे शेयर करता है, फिर उसकी गाड़ी बैंक वाले उठाने आने वाले होते हैं, एक छोटे से कॉन्टैक्ट से उसकी गाड़ी बच जाती है, उसे समय मिल जाता है, उसके घर वाले खुश हो जाते हैं, वो थोड़ा टेंशन से रिलीफ होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन हर वो छोटी चीज़ है, क्या पता आपके आसपास मिल जाए, लेकिन मदद मांगने से मिलती है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं क्यों जाऊँ, मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सोच ही आदमी को मारती है। अगर आप मतलब मैं देखा है बहुत रिस्पेक्ट भी जो आ जाती है ना, हर बंदा ये सोचता है कि यार मैंने जीवन में इतना अपने लेवल पर किया, ये बहुत बड़ा ना, ये हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास ना बिछाया हुआ एक तरह का माया है। मतलब मुझे किसी ने कंसेप्ट कहा था कि माया है, आप जितना सोच रहे हो ना सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, यार सोसाइटी क्या करेगी, जब आप रोड पे आ जाओगे तो सोसाइटी आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगी। जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि यार क्या हो जाएगा, तो वो आप बड़े ही उस चीज़ में रह रहे हो, डिलेमा में रह रहे हो, आप उससे बाहर निकले, हर किसी के लिए। ये दूसरी तरफ बिजनेस जब आप कर रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो बहुत बेसिक कि है। आपने जितना उधार किसी को देना है या लेना है तो अपनी लिमिट में ही कीजिए। जो भी काम करना है अपनी आउट ऑफ लिमिट मत कीजिए, इस सेंस में कि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कई बार नुकसान भी हो जाता है। मान लीजिए आपने मार्केट में उधार दे दिया 4 लाख 5 लाख, तो उतना ही दीजिए जितना आप बियर करेंगे। आपको पता हो कि भाई अगर ये नहीं आएगा तो हमारे परिवार पे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। आपने दे दिया 50 लाख का उधार, तो सिंपल सी बात है, वो वापस नहीं आएगा तो आपका बिजनेस गड़बड़ होगा। तो मुझे लगता है कैलकुलेशन भी एक बहुत मैटर करती है। बाकी अब इस परिस्थिति में क्या वाकई यही हुआ या कुछ और हुआ, ये सोचने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से 7 लोगों ने मौत को गले लगाई, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। धन्यवाद।